अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं सर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अलीफ वारसी साहब। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक? सर ठीक था। मेरे ख्याल आपके ख्याल है लोग यूज़ टू हो गए हमारे नए फॉर्मेट के साथ। अब हम मॉर्निंग्स में आकर उनको तंग करते हैं, पहले हम रात को तंग करते थे, सोने से पहले आखिरी चीज़ देखते थे, अब सुबह उठ के पहली चीज़ देखते हैं। आई थिंक लेट्स गेट देयर ओपिनियन ऑन दैट। लेट्स गेट देयर ओपिनियन। आप ज़रा शेयर करें जो रेगुलर हमें देखने वाले हैं कि आपको कैसा लग रहा है रात को 11 बजे देखना और सुबह 11 बजे देखने में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? आपको फ़र्क नज़र आए तो प्लीज़ हमें बताइएगा। आज हमारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो नहीं कोई कहेगा कि रात रंगीन हो जाती थी आपकी बातें सुन के, मैं भी ज़रा किसी रंगीनी में होता था, मूड में चला जाता था, मूड में होते सुबह आपको सुनने का दिल नहीं करता। कह सकते हैं लोग, कहने में क्या, क्योंकि बाहर भी हमारी ऑडियंस है। देखिए ना, आपको पता है पाकिस्तान में फिर इजहार की आज़ादी तो है ना, आप जो मर्जी करें, जो मर्जी कहें, नीचे लिखें, हम पढ़ लेंगे। अच्छा, टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन। जो मर्जी कहें, एज लॉन्ग एज दिल में कहें। कल चलेगा प्रोग्राम, लेकिन हो आज रहा इलेक्शन। आज़ाद कश्मीर पर ही बात करें ना, टॉपिक्स हम बाद में करते रहेंगे। आप आज़ाद कश्मीर बड़ा खूबसूरत इलाका है, ठीक है, छोटी सी पट्टी है, उसके अंदर काफ़ी खूबसूरत वैलीज है। इस तरह की बात नहीं करनी थी। शारदा है, केल है और बहुत सारी जगह हैं। लोग मुझे तो पता नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ मुझे वैली के अंदर। मैं पहली दफ़ा वहाँ पर जो जैक है ना, 1994 में गया था। अच्छा सुनो, जैक कहाँ है वो सर? कौन सा ये गाड़ियों जो बनाता है जैक? वो वाला आते हुए मेरे आगे जैक लगे हुए थे काफी सारे। मैं सोचता जैक या वो लगता है जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ना, वो जो भी है, कहते हैं जैक लग गया। उन्होंने दे हैव टेकन अ पोजीशन अगेंस्ट पीएमएलएन बिफोर इलेक्शंस। उन्होंने अपने वो बैठा हुआ ना रावला कोर्ट में, ह्यूज गैदरिंग ओवर देयर। बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कम नहीं हो रही। लोग इतना था ना कि कम लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे ज़बरदस्त नंबर्स में लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पर नून लीग के खिलाफ पोजीशन ली है। वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ कर देंगे, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ दे दो। सर नहीं, उन्होंने हकूक, उन्होंने रिसोर्सेज का है। उन्होंने, मैंने बिल्कुल ये पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, आपने पिन पॉइंट किया। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे रिसोर्सेज हमें दे दें तो इस तरह के हम चैरिटी में दिया करेंगे हर जुमेरात को या कुछ इस तरह का, बाकी उसको। बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी अच्छी बात है। आप जरा थोड़ा रोशनी भी डालेंगे आवाम के लिए कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं। मतलब बलोचिस्तान के पास तो आप करेंगे, वो रिसोर्सेज पे आप करेंगे क्या है सर? मुझे इलेक्शंस पे बात करने दें। अच्छा, अब वो सो यू नो जॉइंट एक्शन कमेटी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पब्लिक ओपिनियन को वो करते हैं ना, उनके साथ लोग हैं, वो उससे मानते हैं उस चीज़ को जो वो कहते हैं। सो पीपल्स पार्टी की आपको पता है कि पोजीशन उन्होंने तो उनके साथ अलाइन कर लिया। उन्होंने कहा ये तो बड़े बुरे लोग हैं, बिलावल ने, ये तो बहुत गलत इन लोगों ने किया है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। 12 सीटें आप लोगों ने दी हुई हैं, बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। वज़ीर आज़म अपना पाबंदी खुद लगाई है उसके ऊपर, लेकिन वो सारा हो गया। अब नून लीग ने उसके बावजूद एक पोजीशन लिया है और एक साहब को पकड़ा है जो कि सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाते थे, और उन साहब से जब डिटेल्स ली गई तो वो ये पता चला कि उनकी जो पेमेंट्स थी वो इंडिया से हो रही थी, और वो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, लेट्स से कश्मीर है, उसको वो हाईलाइट करते थे, प्रोपेगेट करते थे, और प्लेटफॉर्म्स पे बोर्ड फार्म्स के थ्रू वो चलाते थे। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी डिटेल्स बताई हैं। वो बंदा भी, उसका इंटरव्यू भी किया, आई थिंक वसीम बदामी ने, जिसने ये किया हुआ था। तो वो उसको भी ये बताया गया है कि मतलब ये जो जैक है, ये जो हो रहा है रावला कोर्ट में, उसके साथ लिंकअप किया गया है। सो नून लीग ने एक पोजीशन ली हुई है कि दीज आर एंटी स्टेट एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि 180 डिग्रीज की पोजीशन है। पीपल्स पार्टी कहती है हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात मानते हैं, सारा कुछ ठीक है, 12 सीटें नहीं होनी चाहिए। नून लीग कहती है कि ये गलत लोग हैं, ये देखें, ये इंडिया से फंडिंग आ रही है, ये इंग्लैंड वाले कहाँ भेज रहे हैं, सारा वो एक वो नेक्सस है वगैरह, ये बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं एक तरह से। सो ये पोजीशन है। इसमें अब ये इलेक्शंस मरहला वार हैं। आज जो हुए हैं मीरपुर में, आई थिंक इलेक्शंस हुए हैं। सो वो अब ये अब चीज़ें हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आएगा। टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम है, बिकॉज पीटीआई उसमें उसकी शमूलियत नहीं है। सो आई थिंक दैट कुड बी अ फैक्टर, बट मोर देन दैट आई थिंक जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी और वहाँ पर जो लोकल एलिमेंट है वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है, इस तरह के इलेक्शंस के हक़ में। तो अब नून लीग का जीतना, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है कि नून लीग इसमें इलेक्शन जीत सके। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी जो भी वोटिंग शोटिंग होगी, पीपल्स पार्टी उसमें सीटें ले जाएगी, और वो अलीम खान शायद कोई निकाल जाए 1-2 सीटें। ज़ाहिर बात है नून लीग भी निकालेगी, वो ये नहीं है कि बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं ले सकेंगी। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अनलेस के इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर ना हुए।
अच्छा, अनलेस कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना यार, हाँ साहब ये इस तरह ना करें यार। नून लीग क्या पता कोई मौजूदी तौर पे चीज़ है, मुझे भी होते जरूरत तो नहीं है कि इलेक्शन की मैं फेयरनेस उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ, उन्हीं को ही कहते हैं। एक मोजे आप जो कह रहे हैं वो भी होते हैं, असल वो भी मोजे ही हैं। और सर वो देखिए ना, एक मोजा हुआ था आरटीएस का 2018 में, वो एक अजीब दुख है सर, मोजे ऐसे होते हैं। अच्छा बात सुने, दुख उनका नहीं है, वो जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं आरटीएस बैठे ही नहीं थे कभी, ठीक है, ये कहते हैं कि आरटीएस बैठ गया था 24 में कोई आंधी नहीं आई थी, वो मतलब टू ईच इज ओन। अच्छा अगर अब नहीं आप वो बात मेरे, हम उसकी तरफ आते, एक मेरे 2-3 सवालात भी हैं, वो ये है कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं, हमें भी कोई बताए तो सही, कौन से वो रिसोर्सेज हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, कौन से तेल, गैस, तांबे, सोने, यूरेनियम के कुएं निकले हैं या काने निकले हैं जहाँ से ये पैसे ला के हमें वो दान किया करेंगे। एक बिजली बनाते हैं वो, उसके लिए भी मुझे ये समझ नहीं आती कि वो इन्वेस्टमेंट्स वफाकी हुकूमत ने की हुई हैं, वो लोन्स जिनके थ्रू ये डैम्स बने हैं वो मीरपुरियों ने नहीं लिए हुए, वो आज़ाद कश्मीर की आवाम को कोई प्लेज करके नहीं कोई चीज़ ली हुई, वो हमने बनाए हुए हैं अपने पैसों से। उसमें भी या तो होता इन्होंने बनाए होते, बनी बनाई कोई चीज़ हम इनकी टेक ओवर करके बैठ गए होते, कहते देखें यार आप इसे बिजली पैदा कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं देते, और आपको पता है कि 3 रुपये की बिजली दे रहे हैं उनको यूनिट की, उससे ज़्यादा क्या उनको दिया जा सकता है। आपको पता है ये JAC का जो सारा तमाशा शुरू हुआ, वो जो मीर साहब थे मूँछों वाले और वो सारे जो भाई बहन थे, वो क्यों आए थे शुरू में, सारा मसला शुरू हुआ था, ये सारी बातें तो मानी गई थी ना। इसके अंदर एक बात अटक गई थी, वो था कमर्शियल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसकी कीमतों का। ये सारी ताजर बरादरी जो आज सड़क पे बैठी है JAC के नाम पे, ये है तो असल में ज़्यादातर ताजर टाइप कर। मुझे हैरान हूँ कि कौन से कारोबार करते हैं, कौन सी नौकरियाँ करते हैं, कहाँ करते हैं कि वहीं बैठे हुए कई महीने गुजर चुके हैं, किसी ने घर बाहर नहीं जाना, देन दैट पुट्स मोर, वो उसके ऊपर वो पड़ता है कि इनको काम धंधा कोई नहीं है, ये वेले लोग हैं, काम ये करना ही नहीं चाहते, इस तरह की हरकतें करते हैं। सर, है ना, ये पंजाब में मशहूर है ना कि वो मेरा भरा बाहर होता है। हाँ, बाहर होता है ना, सारे घर ले बाहर ने, वो तो पैसे क्या करते हो बेटे आप, मेरा भाई बाहर होता है, उन्होंने खानदान बाहर ने, उसे मेरे ख्याल 1-2 बंदा उन्होंने छड़े हुआ चीज़ों का हिसाब रखना है। अच्छा कोई रिसोर्सेज मुझे नहीं पता, अगर हैं तो वो बताएं प्लीज़, हमारी भी इल्म में इजाफा करें कि मतलब बाकी सूबे KP, बलोचिस्तान, वो सिंध ये रो रहे हैं, उनकी गैस है, उनके पास है और वो दे रहे हैं ना, उनका कुछ निकल रहा है, हाँ उनका निकल रहा है ना, उनका एक रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, तो उनका रोना समझ आ जायज़ तो खैर नहीं है, लेकिन समझ आता है कि यार इनके पास क्या है, ये बताएं। दूसरा अली, ये JAC शुरू हुई थी, अब ये मैंने आपको पता है कितने हफ्ते पहले हमने डिस्कशन की, तो मैंने आपको बताया था कि तब JKLF वाले उनको लोग नया नाम ले रहे थे, मैं आपको बताया था उन्होंने हाईजैक कर ली हुई है, ठीक है। वो सारी जो उनकी टॉप लीडरशिप के 4 बड़े नाम थे वो JKLF के लोग हैं। JKLF हमेशा से ही कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की कोई आज़ाद स्टेट और इस किस्म की गुफ्तगू करती रहती है, और उन्हीं की अब सपोर्ट जो है वो बरतानिया में भी है। इलेक्शन हुआ, तहरीक इंसाफ एक बड़ी प्लेयर थी, उसका समझने निशान नहीं मिला हुआ, वो उसकी वजह से भी बॉयकॉट टाइप का होगा। फिर ये JAC वाले कह रहे हैं, इन्होंने बॉयकॉट की कॉल दे दिया, 20-25% का टर्नआउट में इलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई जीत के आ जाएगा। हीट वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि बिलावल भुट्टो ने खुलकर नवाज शरीफ साहब पर हमले किए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले मियाँ साहब के ऊपर नहीं हमले किए जाते थे, मरीम नवाज पे हो जाते थे, शहबाज साहब को भी थोड़ा बहुत रगड़ा लगा दिया जाता था, लेकिन अब तो उन्होंने खुल के लगाया। और मियाँ साहब ने कहा है कि बरखुदार हाथ होला रखे, ठीक है, नोक झोंक चलती रहती है, नोक झोंक चलती रहती है। तो इसके अंदर I would assume कि बिलावल भुट्टो would do all of these things if he's guaranteed a win there. ये सब करने के बाद अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हासिल नहीं करती तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, क्योंकि लगता है कि मिल चुके हैं उनको इशारे। फिर एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है मार्केट में ना, कि कुछ जो मुक़्तदरा हल्के हैं उनके अंदर भी कुछ हिस्सों में उनके कुछ ऐसे लेवल्स के ऊपर बहुत प्यार पाया जाता है पीपल्स पार्टी के लिए, और जो मौजूदा नून लीग की हुकूमत है इनके ऑल्टरनेटिव के तौर पे, क्योंकि इमरान खान साहब तो फ़िलहाल की ऑब्वियसली कैलकुलेशंस क्या होती हैं पाकिस्तान में, लेकिन फ़िलहाल की कैलकुलेशन में तो वो आउट है ना, उन्हें तो कभी भी इक़्तिदार के करीब नहीं आने देना। तो अब जब मियाँ साहबान से जान छुड़ाई जाएगी एट सम पॉइंट, क्योंकि हिस्ट्री हमें ये बताती है कैसे ही होना होता है, तो उसके लिए वो तैयार कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब को। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये एक और फिर दे दिया जाएगा उनको गिफ्ट के, लें जी आज़ाद कश्मीर भी ले लें, थोड़ा सा टाइम पास करें? देखिए इसमें पहली बात तो ये है, सॉरी ये गिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल ऑप्शन क्या है प्लीज़ अली? हाँ, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी को आप क्रेडिट दें फॉर देयर ब्रिलियंट पॉलिटिक्स, 100% दैट्स ट्रू, बिल्कुल। चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हो, ख़ास तौर पर AJK में जिस तरह से उन्होंने, और मेरा ख्याल में इसमें नून लीग की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, खामी है, जो भी आप इसको कह लें, और मैं इसको जो है ना वो बयानिया बनाने की जंग के तौर पर नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ कि आप वाक़तन कुछ कर ही नहीं रहे। बिना इससे कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो जितनी पहले होती थी उतनी हो रही होगी। मसला ये है कि आप बात ही नहीं कर रहे, यानी कि इमरान खान साहब का बयानिया बनाने में सबसे जो बुनियादी किरदार था वो इमरान खान साहब का अपना था,
उसके बाद आप कह सकते हैं जी मीडिया ने उनको बड़ा हेल्प किया और बाहर से बैठे हुए लोग जो थे वो, मगर वो ट्वीट करते थे तो वो रीट्वीट होती थी, ठीक है, लेकिन तो हम तो ट्वीट ही नहीं देखते। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक अकाउंट रखा हुआ है जिसमें वो करते हैं कि जी वो मर गया है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उसकी शादी हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो, और फलाना मुल्क से मेरा दोस्त है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में खुशी गमी का अकाउंट है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अपना डेवलपमेंट ज़रूर दिखाती हैं कि उन्होंने वो इचरे में ऐसे कर दिया है और मियाँ चन्नू में ऐसे कर दिया और पतोकी में ये हो गया, बट शी ऑल्सो डजंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। सेम गोज़ विद शहबाज शरीफ साहब, वो तो सियासत के बारे में कभी भी बात नहीं करते थे, उन्होंने तो कभी सियासत के बारे में बात ही नहीं की। हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको वकास ने बताया था पिछले हफ्ते भी कि उनको कहा जा रहा है कि आप कोई पोजीशन है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए नहीं, वो चले गए हैं, he has moved in, हाँ पॉलिटिकल पोजीशन है बट he has moved into the PM कुछ है नहीं ना, उनकी तो मुलाकातियां भी चले गए हैं साद रफीक साहब, उनसे अलग से जरा बयान करिएगा। नो द थिंग इज कि ये जब सियासत नहीं कर रहे, आपका क्या ओपिनियन है? आई डोंट ब्लेम ख्वाजा आसिफ, वो थोड़े से क्रूड अंदाज में कभी कभार बात कर जाते होते हैं, कभी कभार वो यार कोई नैरेटिव तो बनाते ना, कोई तो एयर टाइम लेते हैं ना। हसन साहब, वकास साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने ख्वाजा आसिफ वाली पोजीशन लेनी है ना, आप लें, वो पोजीशन तो लें। फिर आपको जब कोई कह रहा है कि माफी मांगो ख्वाजा आसिफ साहब, तो आप ये तो कहें कि ख्वाजा आसिफ माफी नहीं मांगेगा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई डोंट थिंक कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद नहीं है जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ सोचती हो, या जिसकी जो JKLF की आइडियोलॉजी है या जो JAC की भी जो बात वो कर रहे हैं उसके मुकाबले में कोई अपोजिशन मौजूद ही नहीं है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक बात सुनते जाते हैं और दूसरा कोई ओपिनियन नहीं आ रहा, ठीक है, तो एक पॉइंट आता है जिसमें आप समझते हैं कि यार फिर ये सच ही बोल रहा होगा ना, जो कोई दूसरा बंदा बात ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है दूसरों की ज़ुबान बंद हो चुकी है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पर एक तो लैक ऑफ पॉलिटिक्स है सबसे बड़ा जो इनका ड्रॉबैक है, और वो मुझे नहीं समझ आता कि आखिर किस मौके पर जाकर उनको ये पता चलेगा। दूसरी बात, कुछ उनके हाथ बंधे हुए हैं कि उनको बात करने भी नहीं दी जाती वो वाली पोजीशंस जो ख्वाजा आसिफ साहब ले रहे हैं, शायद नवाज शरीफ साहब लेना भी नहीं चाहते। कहेंगे यार मैं अगर ये पोजीशन ले लूँ तो मैं बहुत कुछ लूज़ कर रहा हूँ, मैं छोटी वाली पोजीशन क्यों लूँ, यानी वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो कम है मैं उसके हक में बात क्यों करूँ। बिलावल को वो कॉन्स्ट्रेंट्स मौजूद नहीं है, मगर उसकी भी वजह है, पीपल्स पार्टी ने अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को खुद कम किया है बाय नॉट सीडिंग टू द डिमांड्स जिनको PMLN सीड कर चुकी है। और मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जी आपको पहले से पता था, दिस वाज द डील दैट यू वर बीइंग ऑफर्ड, और आपने नहीं, इतनी डील आपको बुरी नहीं दी गई हुई और हो जाती है यार, अच्छा आपने उस पर डील कर ली। नो, यू आर इन द गवर्नमेंट, कुछ फ्लेक्स कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत आप अपने हाथ पांव हिला सकते हो। इन्होंने फैसला किया हुआ हमने हाथ पांव नहीं हिलाने, और पैरालिसिस जो है ना, जो PMLN के अंदर का पॉलिटिकल पैरालिसिस है, दैट इज़ वाई ये तो AJK में हो रहा है, ये पंजाब में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड सपोजिटली, राइट। यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट की है, 40 साल इधर हुकूमत की है, और 40 साल में क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के लिए, मैं नहीं कह रहा कि बहुत कोई ही इज़ वाइल्डली पॉपुलर इन पंजाब, लेकिन आप उसके लिए नफ़रत वाली जो बात होती है, पंजाब में आपको उसकी फेवर में भी बहुत लोग मिलते हैं ना, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, वो आप उसके ऊपर भी कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। और उसके अंदर बहुत सारी गलत पॉलिसीज भी हैं, मैं उनकी करेंगे, आज हमें डिस्कस करनी है। हमने बहुत सारी जो आपने जो गंदम के साथ की है, मैं तो हेल्थ के अंदर भी आपको बताऊं, आपने 3 अस्पताल 1 साल के अंदर जो है वो 2 साल के अंदर खड़े कर दिए हैं, बट एट द सेम टाइम आपने बजट जो है वो स्लैश कर दिया है हेल्थ कार्ड का बाय 60%। तो आप मुझे बताएं कि मैं जो बैठा हूँ, यानी मैं कैंसर कराऊँ अस्पताल जाने के लिए, कराएं ना, ताकि और फिर उधर भी मैं 50% मैं पे करूँगा, ठीक है, मतलब कैंसर भी हो गया मुझे, हॉस्पिटल मिल गया है, मगर 50% अभी भी मैंने पे करना है। व्हाट्स द पॉइंट यार, सरकारी कैंसर अस्पताल है ना, देखें आप हेल्थ कार्ड पे आपने 10 लाख से पर पर्सन 4 लाख किया, उस 4 लाख को आपने एडजस्ट करने के लिए 50% मेरे ऊपर मूव ऑन किया। एक आदमी जो वहाँ पर जाता है ना, जिसके बाप को 3 स्टंट डलते हैं, उसके 3 स्टंट पर जो है ना वो 3.5 लाख रुपया लगता है, और उसके अंदर टेस्ट हैं जो कि 100% कवर्ड नहीं है, कुछ टेस्ट हैं जो 100% कवर्ड हैं, कुछ टेस्ट हैं जो 50% कवर्ड हैं, उनके पैसे आप देते हो। जब आप 3-4 लाख रुपया देकर आते हो ना, जो कि आप मुफ्त में करके आते थे, तो आपके दिल से दुआ नहीं निकलेगी कि आपने वहाँ सरगोदा में एक कार्डियोलॉजी और बना दिया।
बिल्कुल नहीं निकली। अच्छा, इसको देखने की जरूरत थी, ये मतलब एक अच्छी चीज़ थी हमजा जिसको शहबाज हमने वाली बात बताए ना सर। हमजा शहबाज साहब चले गए ना, उनको जो पहले वो इनकार करते रहे और वो नहीं एंटर होना चाहते थे, 2 साल वो दूर रहे ना, अब वो चले गए। वज़ीर आज़म जो सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर उनको ऑफिस अलॉट कर दिया गया, आई थिंक 4th फ्लोर है शायद, और उन्होंने चार्ज में बेसिकली अगर कोई इफ़ देयर वाज अ चार्ज तो उन्होंने वो चार्ज संभाल लिया। उनका स्कोप ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs हैं जिनके काम नहीं हो रहे, सरकारी महकमे उनकी बातें नहीं सुन रहे, और ये सरकारी महकमे उनकी बातें नहीं सुन रहे अवाम के वेलफेयर के लिए। ये नहीं कि वो कह रहा है कि मुझे ठेका दे दें और वो ठेका नहीं उसको मिल रहा तो हमजा शहबाज आए हैं इसको ठेका मिलेगा। उसके लिए बुलाया गया, उनको लाया गया है, दे दिया गया है उनको टास्क। वो ऑब्वियसली इसके थ्रू वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी जो उनकी अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी बहुत ही तितर बितर हुई है वो उसको इकट्ठा करेंगे। टास्क मेरा ख्याल है ये है कि वो वज़ीर आज़म साहब से वक्तन फ़वक्तन बैचेस के अंदर मुलाकातें भी करवाएंगे MNAs की, और ही इज़ द पॉइंट पर्सन फॉर MNA, ही इज़ द पॉइंट पर्सन फॉर ऑल पॉलिटिकल PMLN पीपल। जो हुआ ये है, जो पार्टी में भी फील किया गया है और इस बारे में काफ़ी डिस्कशन भी की गई है, वो ये है कि बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप बोथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट के पास बैठे हुए हैं। जो समझ लिया आप किचन कैबिनेट तो नहीं, खैर वो वर्ड इस्तेमाल होता, बट जो क्लोज सर्कल है, जो क्लोज एडवाइजरी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, दोनों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में भी पंजाब के अंदर भी मूव है, वो बहुत दूर हैं इसलिए उनको करीब करने की कोशिश की गई है। हमजा साहब रेजिस्ट ज़रूर कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वाले साहब मेरे वज़ीर आज़म है तो अगर मैं फिर यहाँ आ जाऊँगा फिर पाकिस्तान में बातें बनेंगी कि इनको और कोई आदमी नहीं मिलता, ये बाप से बेटे को, बाप से बेटी को, चाचे से ताए को, ताए से चाचे को, ये खेलते रहते हैं। अब वो फिर ऑब्वियसली सर देखें जो अली ने बात की है ना पॉलिटिक्स की, ये हुकूमत में होने से पहले दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको सियासत करनी होती है, पीपल्स पार्टी कर रही है सियासत, इसके बावजूद कि दे आर हैंड इन ग्लव विद एस्टेब्लिशमेंट एंड आल्सो विद द गवर्नमेंट। क्या बात है सर, ठीक है, ये वैसे है। और वो उन्होंने कहा कि जी वो NFC में करना, उन्होंने कहा जी हाँ हाजिर है, सारा कुछ होगा, और ये बिल्कुल किया उन्होंने। क्रैकडाउन किसने किया जैक पे, लेकिन किसने उनको इलीगल डिक्लेयर किया, किसका IG उनको मार रहा है? वफाकी हुकूमत ने तो नहीं IG भेजा हुआ था अपना इस्लामाबाद का मारने के लिए कि जो जगह प्रोटेस्टर्स को मारो। बिलावल इज सो ब्रिलियंट। ये सारा जो अली ने वो बात की है ना कि वो 12 सीटों के लिए सारा नैरेटिव बनाया है, ठीक है, अब 33 सीटें हैं बाकी, बिलावल ने बनाया है 33 सीटों के लिए, इन्होंने बनाया है 12 सीटों के लिए। अब वो मामला ये है कि बिलावल ने आपको एक अजीब गरीब पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि जहां पर कि आप आउटसाइड ऑफ आज़ाद कश्मीर सीटें ले रहे हैं। अब हो सकता है 12 में से 10 ले जाए, 11 ले जाए, 12 ले जाए, आई डोंट नो, बट वो जो 33 हैं उनमें से कितनी लेनी है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बिलावल और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स की है, और देखिए आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हुए भी अपने मामलात को कुछ तरीके से लेके चल सकते हैं। ये जो है ना लेट जाना, बिल्कुल सरेंडर कर देना, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कुछ हो रही है। सो एनीवे, अच्छा सर ये अब जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो लड़ाइयाँ हुई हैं आपने देखी हैं सर, फायरिंग हुई है जगह जगह लड़ाई हो रही है, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पोलिंग स्टेशन जल गया है, हाँ, पोलिंग स्टेशन में आग लगा दी उन्होंने, वो आग लगा दी। एक वीडियो में तो है वो 2 डाले आए हुए हैं, वो लेके भागे, वो जो होते हैं वो। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डिस्पाइट के PTI की प्रेजेंस नहीं है तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी काफी एक दूसरे को वो पुरानी हरकतों पे वापस आ गए। सर उसकी रीजन है ना, वो जिस तरह बहुत कम जगहों पे ये रह गई हुई है पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून, जहाँ पे ये सियासी इलेक्टोरल वॉरफेयर हो। सिंध में पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे नून लीग के का वजूद ही नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई मुकाबला देखने में नहीं आता। पंजाब में पीपल्स पार्टी को PTI ने रिप्लेस कर दिया है, तो उनकी जगह अगर कोई मुकाबला किसी सीट पे हो रहा होगा एक दूसरे का तो वो नून लीग वर्सेस PTI होगा। और फिर ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जगह रह जाती है ना जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी का हाथ ऊपर है, तगड़ा हाथ है। गिलगित बल्तिस्तान में तो टेक मुझे पुराना जानता हूँ मैं इस बात को कि उनकी प्यार मोहब्बत रखने वाले लोग, उनके जो भुट्टो साहब ने जब उनको जो कोई छोटे मोटे राइट्स दिए थे उसकी वजह से बड़ा है। और आपको पता है हमारे कल्चर में कोई आपको इस तरह को मदद कर दे जिस किसी पिसे हुए तबके को, तो वो फिर जनरेशंस तक याद रखी जाती है कि उसने मदद हमारी कर दी। GPU में एक इलेक्शन में हमने देखा था ना, वो लोग बात करते थे कि हम पे एहसान है पीपल्स पार्टी का, वो नहीं भूले हुए। हाँ तो वही है ना, देख याद रखते हैं। अच्छा अली, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा जी वो कोई पुल बनाना था छोटा सा, तो वो मैंने अपने वो DC जो होते हैं उधर वहाँ से उनको कहा कितने, उन्होंने कहा पता नहीं कितने करोड़ रुपए में बनेगा, तो वो मैंने अपने दोस्त को कहा इंजीनियर को, तो उसने जो है वो 6 लाख रुपए में 7 लाख रुपए में बना दिया। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे यहाँ भी जब हम पढ़ते हैं ना कि यार इस रोड पे ना 1.5 अरब रुपया लगना है, तो मैं कहता हूँ यार ये रोड ही है, इतना 1.5 अरब 150 करोड़ रुपया
ये उसकी इसमें दो कोई वजूहत हैं, नहीं- मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजूहत ये है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिगार्डलेस वो कौन कर रहा है, वो कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल करती है, सूबाई करती है, जो कोई भी करती है। एक ये, दूसरा इसके ऊपर एडवांस एक्सेस दोनों में करते हैं। आप प्राइवेट किसी कॉन्ट्रैक्टर से अपने घर का काम कराते हैं, बाथरूम ठीक कराने के लिए, आप उसको GST की रसीद नहीं कटवाते उससे, ठीक है। ये जो इसको ठेके देते हैं या जो कोई भी करता है, उसमें ऑन टॉप ऑफ दिस प्राइसिंग जो होती है, 20% तो वैसे ही उसके में बढ़ गया। 20% का GST भी लगना होता है उसके अंदर, तो वो भी उसने इन किया होता है। फिर ऑन एवरेज 20-25% के करीब वो पैसे किकबैक्स की सूरत में देता है, चाहे वो अगर फ़र्ज़ करें हाईवे का अपना अफसर है, कुछ उसको देने हैं, उसके ऊपर फिर ऑब्वियसली वो चलती चेन ऊपर तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर 100 अरब का प्रोजेक्ट है तो उसमें ऑटोमेटिकली 8-10 अरब तो टॉप के जो लोग हैं उनको चला जाना होता है। इसमें तो ब्यूरोक्रेट्स भी खाते हैं, सब मिलके खाते हैं, सियासतदान कम नीचे खाते से हैं। सर, वो नीचे से शुरू होता है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं कहलाते वो, मतलब आपका जो निचला तरीन तबका होता है ना, वो एक्सचेंज होते हैं, इस तरह रोड्स के और ये होते हैं, वो कमाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम पब्लिक लाइफ्स में भी जानते हैं। मैंने अपना एक प्लॉट किसी को बेचा था, जो आदमी खरीदने आया था वो लाइनमैन था, उसके पास इतने पैसे थे, मेरे पास वो सारी उम्र की कमाई के वो पैसे उतने थे जितने उस लाइनमैन ने खरीद के तो घर बना लिया। हाँ, लाइनमैन ने नोटिस भेजा। लाइनमैन ने घर बना लिया। लाइनमैन एसोसिएशन लाइनमैन एसोसिएशन यहाँ हुआ ना, ओह यस, काले कोड उन्होंने चेंज कराया, आपने देखा है? नहीं सर, आपको नहीं पता ना, आपको वो अभी जो वो कस्टम्स ऑफिसर्स एसोसिएशन उन्होंने भी आपको किया था ये। और बहुत सारे लोग हैं, अभी तो सिविल सर्वेंट्स की भी एसोसिएशन है, हमने उनके खिलाफ बातें की हैं कि वो भी हिस्सा खा जाएंगे, तो वो भी करेंगे। चले नाज़रीन, कोई नहीं, इस तरह शुगल मिला। हमारे एक जानने वाले हैं, बड़ा मज़ेदार वाक़या हाँ। सुना। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ना एक बनाया इदारे में ना, वो होते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस वाली साइड पर होते हैं। उन्होंने एक ना बनाई तंजीम, उसका नाम था ऑनेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन। वो अकेले मेंबर थे उसके। नहीं, उसमें ना कुछ उनके मेंबर्स थे, तो बाकी सारे जो थे ना सारे चले गए थे, हम डिसऑनेस्ट हैं। उन्होंने कहा यार हम डिसऑनेस्ट हैं, सू कर मतलब दिया। इस ऑनेस्ट का क्या मतलब है। उनको आई इंक्वायरी लग गई, इंक्वायरी किसी और बात पर लगाई उन्होंने कहा ये हुआ हुआ है। हाँ, अब वो ना जब वो बात कर रहे ना, तो वो कह रहे थे कि यार उन्होंने ना मेरे खिलाफ ये इंक्वायरी लगाई है, ये फलाना धमाका है। थोड़ी देर बाद ना उन्होंने जब निकलने लगे ना, तो उन्होंने कहा असल बात जो है ना वो ये थी कि मैंने ऑनेस्ट वाली बनाई थी, तो बाकी सारे डिसऑनेस्ट हैं। अच्छा जी, डिसऑनेस्टी से याद आ गया कि इंडिया में डिसऑनेस्टी चल रही है रान साहब। सर गंदम पे जरा पहले करें सर। गंदों पे कर ले सर, वो डिसऑनेस्टी तो नहीं कहनी ना, वो तो नाअहली हम नहीं वो- कहनी। दो फर्क है, ऐसी वो उसमें फर्क हो कर जाएंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे। तो क्योंकि आज अखबार में डिसऑनेस्टी छपी हुई है, अखबार में क्या लिखा हुआ है कि कितने लाख, 45 लाख। सर वो अखबार में जो मैंने पढ़ी है जियो पर वेबसाइट पे, वो है कि जी 45 लाख टन गंदम गायब हो गई पंजाब में, और 6 लाख टन गंदम गायब हो गई सिंध में। अब ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी वरीसम फिगर। मैंने जब पढ़ा तो मैं यार 45 लाख। फिर हम सहाफ़ी, हम यहाँ बैठ के वो चर्चा भी नहीं कर सकते खुल के कि 45 लाख गायब हो गई, हम थंबनेल पे भी नहीं लगा सकते। खैर एनीवे आई टॉक टू, सर आप लगा सकते थे अगर आपने कॉल ना करके उसे पूछा होता। आपकी गलती ये है कि आपने अमजद से पूछा। अमजद हफीज साहब, जी अमजद हफीज साहब क्या है, डीजी फूड है आजकल, एडिशनल उनके पास चार्ज है। अच्छा डीजी फूड है। हाँ जी। तो वो वैसे वो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन भी है, यानी कि Okay. 2 चार्ज है उनके पास। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, डीजी फूड्स हैं, और वो चीफ मिनिस्टर साहबा का जो वो टास्क फोर्स का भी है चीफ ना। मिनिस्टर साहबा का जो ऐसे क्लोज सर्कल है ना, उसके भी एक मेंबर है। Okay. तो बताना ज़रूरी है। तो अमजद साहब से मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, आप अपना भी तो बताएं ना कि क्या है। अच्छा, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ये 45 लाख टन गंदम अगर गायब हो ना, तो इसका कोई 9 करोड़ के करीब वो बैग बनता है। अगर आपने अपना वो 10 किलो बारदाना 100 किलो का 50 किलो वाला अगर बनाना है तो मन का 9 भी करोड़ होता है, और अगर आपने 100 किलो वाला बना रहे हैं तो वो है सर 9 करोड़। 4.5 करोड़ बनता है। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा है नहीं हज़ारों है। ट्रक चाहिए इसको गायब करने के वो लिए। कह रहे हैं कि हमारी प्रोक्योरमेंट इतनी नहीं है, एक दफ़ा हिस्ट्री में इतनी हुई है, कभी की नहीं इतनी प्रोक्योरमेंट ना। तो खैर वो ये डिनाई कर रहे हैं इस चीज़ को ना कि ये बात ठीक नहीं है। हम ये जो बात है कि जी गायब हो गई, उन्होंने कहा इतनी तो हमने प्रोक्योर ही नहीं की। नहीं वो कह रहे हैं हमारा तो 1.5 मिलियन का टारगेट था, हमसे वो भी पूरा नहीं हुआ जो हमने पूरा करना था। हम 4.5 लाख कहाँ से ले वो कह जाएंगे? रहे हैं जो हमारे पास स्टोरेज की जगह है वो मतलब एकड़ों पे वो जगह है, और उसमें कोई पता नहीं 18 लाख के करीब शायद होती है, या 22 लाख के करीब वो कर सकते हैं। बाकी खुले आसमान में वो पड़ी होती है। सो और वो ये भी नहीं मानते कि दूसरे सूबों में कहानियों ने मरवाया है। अच्छा वो कह रहे हैं कि पंजाब में अब 4800 रेट हुआ है। मैंने उनको कहा कि जी अब पंजाब में 3500 है तो दूसरे सूबों में केपी और सिंध में 4500 है, तो लोगों ने बेच दी होगी वहाँ पर। वो कहते हैं कि जी यहाँ पर 4800 रुपया रेट हुआ है आज, तो यहाँ पर तो 4800, तो यहाँ पर बेचनी चाहिए, वहाँ क्यों बेच रहे हैं, बेचेगा हसन कोई। साहब का ना बस नहीं चल रहा।
बोले अभी आप बात नहीं राज साहब को मैंने टोकना नहीं है, मैं हूँ इसलिए कर रहा हूँ तो ये मामला, लेकिन सर मुझे वो फनकार रहे थे ना वो सांप की तरह, तो मैंने कहा कि ये मैं लेकिन सर मेरा इसमें ये है कि इनको ना किसानों की लगी है बद्दुआ, क्योंकि इन्होंने हाँ थोड़ी बहुत भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको पता है कि वो परचेज नहीं की थी, इन्होंने जो रेट है और जो सर नहीं इन्होंने परचेज, इन्होंने ज्यादती जो की ना, चले आप बताएं खाली परचेज तो क्या कर, मतलब देखें और मेरा ज्यादा ही प्रो गवर्नमेंट स्टांस हो गया, मैं करने लगा था, आप मेरे सर बात सुने, बात ये कि जब से हमने अपने होश संभाली आँख खोली है तो हमारी जो गंदम है वो यूजुअली सरकार ले लेती है। सरकार ने कीमत रखी होती है, फिक्स्ड रेट होता है, लगाते हुए हमें पता चल जाता है कि यार ये उसमें मैं अली को बता रहा था प्रोग्राम शुरू से पहले आपको भी कि उसमें ऊंच नीच जो होती थी ना वो ये होती थी कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, कभी 42 मन होती है, कभी 41 होती है, कभी 38 होती है, 37 बारिश हो गई तो कम 35 भी होती है, गंदम गिर गई है, ये होते हैं फैक्टर जिससे हम बचने की कोशिश करते थे, अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगते थे या खाद छाद डाल के वो कर लेते। जब वो बन जाती थी ना हमें गारंटी होती थी कि यार बारदाने के छोटे मोटे पैसे देने पड़ेंगे, पटवारी छटवारी को बारदाना हमारा आ जाएगा, हुकूमत कर लेगी, बाद में चेक लिखा हुआ आ जाएगा हमारे से और काम हो जाएगा, ठीक है, सुकून वाला था, लोग लगाते थे। ये बाकी तमाम जो है चावल है, सब्जियां हैं, गन्ना है, गन्ने की खैर प्रोडक्ट तो है वो छोड़े हुआ, मैं बताने लगा सुने सही ना, ये क्या है वो सब के अंदर आपको गारंटी नहीं होती थी कि इतने पैसे मिलने तो इसलिए ना ये बड़ी सेफ होती थी, इससे लोग शादियां करते थे अपने बच्चों की। भला आप भी समझ लें कि ये एक ऐसा था आपको पता था, बड़ी कमेटी निकलनी है आपकी, आपको पता था, यू न्यू। गवर्नमेंट ने क्या किया जी, गवर्नमेंट ने कहा जी हम पीछे हट रहे हैं। कब? पिछले साल से ही काम शुरू हुआ है, ठीक है, पिछले साल हाँ 2 साल जब नई दफ़ा आए हैं तो नई पॉलिसी आई गई और यही कहानी सुनाई गई जो भी आपने कहा कि खुले खेतों में पड़ी होती है, जो प्रोक्योर भी वो ज़ाया हो जाती है, नुकसान होता है, उसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं, ये नहीं है कि 100% वो गलत बात थी। होता ये था, ये प्रोक्योर करती थी गवर्नमेंट, इनके अपने स्टोरेज यूनिट्स थे, ये वहाँ पे स्टोर कर लेती थी, खेतों में भी होती थी, उसके ऊपर तरपालें डाल के उसको रख दिया जाता था। IMF कहता था आपको कि आप ये प्रोक्योरमेंट मत किया करें गंदम की, आप इसकी जो सपोर्ट प्राइस है ये मत लगाया करें। ये है IMF की डिमांड पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि प्रोविंसेस जो आपके हैं ये मत किया करें। रेजिस्टेंस होती रही, लेकिन ये जब ये गवर्नमेंट आई पंजाब हुकूमत तो इन्होंने वो रेजिस्टेंस छोड़ दी। अच्छा, जब इन्होंने एक सपोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस की तो ऑटोमेटिकली साथ ये भी कहा कि हम खरीदेंगे भी नहीं। गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है वो लेट्स सपोज अगर 4 मिलियन टन की थी या 3 मिलियन टन की थी या जितने भी 2 मिलियन 2.5 मिलियन तो करती थी सरकार, ठीक है, वो ख़त्म कर दी इन्होंने। कहा वो ऑटोमेटिकली इंसेंटिव ख़त्म हो गया, जो काश्तकार था जिसको पता था वो चला गया आम प्राइवेट मार्केट के हाथ चल गया। पाकिस्तान में कोई किसान जो है ना जो चीज़ उगाता है और वो कभी मंडी अपना सामान लेके गया है, वो आपको यकीन करके बताएगा कि जो मंडियों में इस्तेसाल किया जाता है उससे ज़्यादा इस्तेसाल कहीं पे नहीं होता काश्तकार का। सर मंडी कौन सी आप बात कर रहे हैं? सर कोई मंडी, डायरेक्ट मंडी को, ग्रेन मंडी, सब्जी मंडी, कोई मंडी। अब क्या है, जब आपका गवर्नमेंट बाइंग नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे, अपना सामान उठाएंगे और मंडी में लेके जाएंगे, वहाँ जाके बेचने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने कार्टलाइजेशन की होती है, वो एक खास रेट होते हैं उससे ऊपर जाने नहीं देते। अगर लेट्स सपोज आप बेचेंगे कैसे, मतलब एक चीज़ की प्राइसिंग कैसे होती है, जैसे जो कोई पे करने वाला जो तैयार होगा जिस कीमत पे वो प्राइसिंग है, वो नहीं है जो आपने अपने ज़हन में सोची हुई। मैं गंदम ले गया हूँ मंडी में, हुकूमत ने कहा कोई सपोर्ट प्राइस नहीं और मैं ख़रीद भी नहीं रही हूँ। अब वो आड़ती की मर्जी है, वो जितनी मर्जी की मेरे से ख़रीद ले। अब इन्होंने कोई प्राइवेट कंपनियां बनाई थी जो प्रोक्योरमेंट करनी थी, उन्होंने भी प्रोक्योरमेंट नहीं की। और ये सब क्यों कर रहे हैं? IMF क्यों कहता है पंजाब हुकूमत अगर प्रोक्योरमेंट करती है लेट्स सपोज 5 मिलियन टन या जितनी भी, उसके लिए लेती है पैसे बैंकों से उधार। वो जो पैसे बैंकों से उधार लेती है उसके ऊपर पंजाब हुकूमत देती है सूद, वो प्रोक्योरमेंट पूरी करने के लिए। 100 अरब की प्रोक्योरमेंट की है तो उस पर 7-8%, 10% का जो भी बैंक लोन होगा वो देना पड़ेगा। 500 की है तो उस पर वो देना पड़ेगा। ये जो बाबू शाबू टाइप के लोग होते हैं, इनको जब कोई नज़र नहीं आता पैसे सेविंग्स का तरीकाकार जो है वो बताते हैं, तो वो सेविंग्स का तरीकाकार ये है कि रियासत ना पैसे खर्चे वो वाले 6-8 महीने में जो उनको मिल जाने होते हैं। फिर उसके अंदर सिर्फ बैंक की कॉस्ट नहीं है, फिर ये जो जगह पर स्टोरेज की हुई है, इन जगहों की मुलाजमीन की कोई वेयर एंड टेयर एंड ब्ला ब्ला, उसकी भी कॉस्ट होती होगी। तो लेट्स अज्यूम के 10% की कॉस्ट थी तमाम प्रोक्योरमेंट के एफर्ट के ऊपर गवर्नमेंट की। 10 थी, 12 थी, यानी 100 अरब की तो 12 अरब देना पड़ता, 500 अरब की तो 50 अरब देना पड़ता, वटेवर 60 अरब। ये बाबू ने समझाया कागज़ों में इसी तरह की प्रेजेंटेशन देके कि ये पैसे बचा लेते हैं, वो पैसे बचा ली। अब हुआ क्या है कि आपने मेरे से गंदम नहीं खरीदी, ठीक है, आपने मुझे कहा फ्री मार्केट है जी, खुद ही को आपसे आके खरीद लेगा, किसी ने नहीं खरीदी, ठीक है। आपने जिस तरह बताया कि सूबों को से बाहर आपने पाबंदी लगा दी, सूबे से बाहर आपने एक्सपोर्ट नहीं हमें करने दी, मुल्क से बाहर की तो समझ आती थी, आपने सूबाई पाबंदियाँ भी लगा दी, आपने ट्रकों को यहीं रोकना शुरू कर दिया। जहाँ मुझे अच्छा रेट मिल रहा था आपने मुझे वहाँ भी नहीं जाने दिया। आप ये सब करने के बाद आज आप 5,000 रुपये की मन गंदम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, 2 महीने नहीं हुए गंदम की फसल कटे हुए। इस तरह का जो है क्राइसिस वो नवंबर में जाके आता है, दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है। हमने सुना है कि गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट थी वो कम हो गई, थोड़ गई थी, तो वो मसला हो गया था। इन्होंने प्रोक्योरमेंट की ही नहीं, इन्होंने जो छोटा मोटा अपना टारगेट वो एक सेफ्टी नेट के लिए रखना था, जो कुछ भी रखना था, इनसे वो भी नहीं हुआ, पास्को से भी नहीं हो सका।
कि सारा सिस्टम जो सदियों का चलता आ रहा था, आपने उसका टिंकरिंग की बगैर तैयारी किए हुए। ये नया बाबुओं का सिस्टम है कि लैपटॉप खोल के तो प्रेजेंटेशन दिखा के तो बड़ी ऐसे दिखा के तो सेविंग्स के नाम पे एंड पे ग्रीन कलर का दिखाया होता है नंबर के, ये सेविंग्स है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही अली ने बताया ना कि उन्होंने अस्पताल बनाने हैं तो उन्होंने हेल्थ कार्ड काट के सेविंग कर दी, दिखाई उन्होंने भी होगी कि ये कार्ड देते हैं तो ये सेविंग हो जाएगी, इसको हम एडजस्ट कर देंगे। यही मसला है। आप क्यों 500 रुपये की गंदम मंगवा रहे हैं, 5000 रुपये की, सॉरी, मुझे बताएं क्यों आपने 5000 की मुझे देते हुए 4200 मौत पड़ रही थी, मुझे 3800 रुपये देते हुए रियासत को मौत पड़ती है। अच्छा, वो किसानों ने किया क्या, वो तो बताया ना। कुछ नहीं किया, उन्होंने लगाई नहीं, हमने गंदे में लगाई नहीं, बहुत सारे किसानों ने लगाई। मैं आपको अपने किसान बताता हूँ, 3 साल से जब से तमाशा शुरू, मैंने अपनी ज़मीन ठेके पे देती हुई है, मैं क्यों सर खपाऊँ, सब कुछ करूँ। लगाई भी थी, लोग रेट दे रहे थे 50-50 हज़ार टन के लिए भी जो है ना, वो लोगों ने, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल याद। हाँ, तो क्या हुआ, आपको मिली फिर? सर वो सिंध को चाहिए थी। हाँ। वो सिंध में चाहिए थी, उन्होंने बाबू ने इजाज़त ही नहीं दी। जब वो नहीं दी ट्रक, उन्होंने कहा जी आपके रोक लेंगे वो पंजाब से सिंध के बॉर्डर पर क्रॉस होने के लिए, तो फिर इस वजह से नहीं हो सकती उसकी वजह। और रेट जो मुझे मिला था वो 3600 था, यानी कि 3600 रुपए के रेट पे मैंने नहीं खरीदनी थी भाई, कोई समझे कि हाँ, लेकिन खरीद सकते थे ना, पुरानी बात है ना, खरीद सकते थे। अभी थोड़े दिन पहले की यार, मतलब 2 महीने पहले की बात, 2 महीने ना यार, 3200 रुपए का रेट था। ये बात है मई की बात है, 3600 रुपीज़ रेट था। और फिर वो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा महंगा हो गया है, आपने जब भी करना है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इतनी गंदम की जो है ना वो इजाज़त मिल जाए सिंध के अंदर प्राइवेटली प्रोक्योर करने की। पंजाब में प्राइवेटली उठाएंगे, सिंध में प्राइवेटली इंपोर्ट होगी। हाँ, नहीं होगी ना, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। क्रॉस बॉर्डर पाबंद, वो क्रॉस बॉर्डर भी नहीं है, मतलब इंटर प्रोविंशियल है, हाँ, उसको भी नहीं करने दिया, जिसकी वजह से इस वक्त वो 4800 रुपए पर आप बाहर से मंगवा रहे हैं। एंड हसन, देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई करप्शन है, बट आप ये तो सोचें ना, करप्शन होती है यार, लेकिन ये कोई बात है ये कहना कि आप, और ये इस तरह, आई मीन आई पर्सनली, मेरा हमेशा से ये व्यू होता था, और हम ये अक्सर इमरान खान साहब के बारे में ये बात हम करते होते थे, आपको याद होगा कि यार जो तुम करप्शन से पैसे बचा रहे हो ना, वो तुम इनकॉम्पिटेंस की वजह से जाया कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा। और ये बात हकीकत है कि इनकॉम्पिटेंस इज वर्स। इसी वजह से दुनिया में नेपोटिज्म के खिलाफ बात होती है, इसी वजह से दुनिया के अंदर ये बात होती है कि यार आपने गलत बंदे को लगाया है गलत पोजीशन के ऊपर, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। आपने किसान को दुलत्ती क्यों मारी? उस बेचारे का क्या कसूर था? उसका कोई कसूर नहीं था। आपने ये जो 550 अरब 4 अरब जितने की भी आपने सेविंग करनी थी, उस बेचारे गरीब की ज़िंदगी को ज़ाब करके यूँ करनी थी। आपको पता है अब अर्बनाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ पंजाब इज़ नाउ एन अर्बन सेंटर, ठीक है, बट फिर भी जो लोग हैं बेचारे, वो बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। उनकी जो सारा का सारा सर्वाइवल है। बार्टर ट्रेडिंग के अंदर भी वो गंदम के दाने उनके पास होते हैं, वो दाने के बदले सारा सामान ले लेते हैं, दुकान से कुछ ले लेते हैं, 10,000 काम होते हैं। आपने उनको ज्यादती की, उनको वो जस्ट वो नहीं है। जो लोग लाहौर को या दूसरे बड़े शहरों को मूव कर रहे हैं, उनके भी पीछे टाइज हैं, दाने आते हैं। वो 40,000 रुपया महीने पे सरवाइव नहीं कर सकते। वो जो उनको वो टीका लगता है, उस इंजेक्शन के बगैर दे कैन नॉट सरवाइव। तो आपने अब आप मिनिमम वेज भी इंश्योर नहीं कर सकते, और उसके घर में पीछे दाने भी। आई मीन, खैर चलें जी, अब बात ये कि किसी को हसन, मैं एक आखिरी बात छोटे सा, वो ये है कि ये डिस्कनेक्ट है। हाँ, बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट। और वो डिस्कनेक्ट, वो अगेन वो पॉलिटिकल पैरालिसिस वाली बात है। और वो जो है ना सेहत कार्ड वाला, देखिए इमरान के चंद एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में से वो एक प्रोजेक्ट था, और उसको दोबारा होना चाहिए। वो जो बात है ना कि वो हॉस्पिटल्स करप्शन करते हुए कंट्रोल करो। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है राना साहब आपने की। जब ये आया था कार्ड, मैंने कहा था उसके अंदर क्या है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की कोई चीज़ होगी। उनका काम था कि वो विजिलेंटली चेक करते हैं। मैंने तब भी पॉइंट आउट की थी बात कि ऑब्वियसली ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सेम जो वो छोटा ऑपरेशन था, अगर 50,000 का होता था तो उसको कागज़ों की वजह से लाख रुपये कर दिया इस कार्ड की वजह से, ठीक है। उन्होंने ये करप्शन करनी शुरू की कि उन्होंने इन्फ्लेट कर दी प्राइसेस। तो ये चेक करना था ना, रियासत की मशीनरी मौजूद है। एक हॉस्पिटल ने इतने स्टंट डाल दिए जितने पाकिस्तान में मौजूद नहीं, तो चेक करने थे ना, ठीक है। नहीं, आप उस हॉस्पिटल को सील करें ना, वही कह रहा हूं। एक और हॉस्पिटल, ये ना के लोगों से छीन लें वो 2 हॉस्पिटल जो थे, उनके पास तकरीबन लाहौर के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इन 2 हॉस्पिटल्स के बारे में ये बताया गया कि जी इनका इतना बिल है बना हुआ जितना पूरे पंजाब का बाकी का नहीं बना हुआ। मुझे आप अपनी दिमाग से बता दें, सोच के ज़रा, ये मैं केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी टाइम पर ये ख़त्म हुआ था ना, पहले एकदम से पाबंदी लगी थी। आप मुझे ये बता दें ज़रा सोच के कि ऐसा कब मुमकिन होता है? जब सारे रले होते हैं, और कैसे होता है। इसलिए तो कहा ना, मैंने आपको कमीशन बता दी, पंजाब में हेल्थ केयर कमीशन, उसका काम ही यही चीज़ें चेक करना है, अस्पतालों को सील करना है। आपने पकड़ के प्रोग्राम बंद कर दिया।
तो उन्होंने आसान यानी पिंड को जेल में बंद कर दिए बजाय भेड़िए को जेल में डालते हैं। ऐसे वो गलत है। एनीवे सर लेट्स आगे चले सर। भेड़िया एक इंडिया में भी भेड़िया है ना, मोदी नाम का, उनके नौजवान जो है उनके अरमानों को खाता जा रहा है। भेड़िया ज़हनी मरीज है होने के बाद सर वो ज़हनी मरीज है। सर जंतर मंतर पे वो बैठी हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी, वहाँ पर उन्होंने बैठकर कोई 1.25 महीना लगाया उनको, और उन्होंने जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उसका इस्तीफ़ा ले लिया। अब वो इस्तीफ़ा ले लिया, वो फारिग हो गया। वो जिन अभिजीत वो जो साहब थे वो चले गए, उनको बेचारे को टाइफाइड भी हो गया था, तो वो अमेरिका चला गया। अब पीछे ये हो रहा है कि इन्होंने उस वक्त भी रिपोर्टिंग हुई है कि वो जो वैन्स वहाँ खड़ी थी वो फेशियल रिकग्निशन कर रही थी और सारा डाटा जमा कर रही थी। अब ये हो रहा है कि सर हॉस्टल्स में, घरों में जाकर और वो लड़के लड़कियों पर इतना तशद्दुद हो रहा है। आई विल प्ले दिस वीडियोस एज वेल सो दैट यू नो लोग ये ना समझें कि हम ही बात कर रहे हैं। इतना तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, और वो बेचारा चीख रहा है एक बंदा ना कि यार मैं तो गया भी नहीं, मैं तो था भी नहीं। वो कह तेरी ऐसे की तैसी। और वो पटना में तो रात को अदालत खोल के उन्होंने वो बच्चे सारे भेज दिए जेल। 300-400 हैं सिर्फ एक शहर के बच्चे। ये मैं एक सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। खुलती हैं दुनिया में, आपने सुना है कभी? और सर वो 21 FIRs हैं सिर्फ वहाँ पर, और पूरे मुल्क में तो पता नहीं कितनी सैकड़ों FIRs होंगी, और वो इस टाइम जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इंडिया ने एक फायरवॉल, जो इंडिया की फायरवॉल है, इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। हम यार होते थे ना फायरवॉल को, हमारी सर उसमें भी कितने अरब का नुकसान हो गया। मैं जल्दी वायरल पता नहीं क्या सर। अच्छा नहीं बता सकते। अब इंडिया की जो फायरवॉल है ना, इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव। उसमें होता ही है कि लेट्स से मैंने वीडियो की है ना, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अपने पेज पे फेसबुक पे लगाई है, तो मुझे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर वीडियो इज़ ब्लॉक्ड इन इंडिया ऑन रिक्वेस्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन लीगल बेसिस। वो सीधा मुझे बता रहा है फेसबुक के काका मैं नहीं दिखा सकता तेरी वीडियो इंडिया च, ठीक है। अब इंडिया में हुआ ये है कि ये जो बच्चे बच्चियों की वीडियोज़ हैं, खासकर लड़कियों की, उन्होंने मोदी को सर इतनी गाली निकाल ली है, इतनी गाली निकाल ली है, गंदे गंदे नारे हैं। तो अब घर वाली तेरे पास नहीं है तो तू क्या डैश डैश करेगा मुल्क की? ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत ये वाला मजे का था, बहुत कुछ सारा मजे का है। अच्छा अब वो क्या कर रहे हैं सर, वो इंटरनेट को स्वीप कर रहे हैं। जरा झाड़ू नहीं फेरा जाता, साफ नहीं किया जाता। सो दे आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू एक्स, टू फेसबुक, टू इंस्टाग्राम, टू स्नैपचैट, टू ऑल प्लेटफॉर्म्स कि ये इसको हटाएं। और सर ये इतने मौतबाना बच्चे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स, वो बीजेपी की बड़ी मार्केट है, एक बिलियन बीजेपी के ऑफिस होल्डर्स, ऑफिस बेयरर्स ना भी हों, उनके वर्कर्स जो हैं वो ऑफिस के अंदर सारे काम कर रहे हैं, उनको अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट देती है कि यहाँ पर काम करेंगे। ऐसे वहाँ पे सफाई हो रही है। और वो जिनके अकाउंट्स हैं उनको भी नोट डाउन किया जा रहा है। वो मुंबई पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, वो पटना पुलिस हो, वो सारी लिस्टें तैयार हो गई हुई हैं कि ये बच्ची है, इसका ये एड्रेस है, ये है, सारी उसकी वो डिटेल्स निकल रही हैं, उधर से सोशल मीडिया से आ रही हैं, वो एड्रेस निकाल रहे हैं अपनी डेटाबेस में से, और वो जा के सर वो रेड्स कर रहे हैं। और ये सर अब सूरत हाल हुई है वहाँ पर। हाँ साहब, ये आप यहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सुना था, मैंने तो अपना जो बिट एक्स खोला उसमें मुझे पाकिस्तानियों ने ये बताया वहाँ पे कोई क्रैकडाउन नहीं होता, किसी को कोई नहीं मारता, ये सारे शौक से पाकिस्तान पे पूरे होते हैं। मैंने तो ये पढ़ा। ये नोटी द वेलो को बंदा लेंदे चौक साथ जो है वो उन्होंने लगाई हुई है, तस्वीर लगाई हुई है हमारे बड़े बड़े साहब की। वो इंस्टाग्राम पे, सो दिस इज अ ट्रेंडिंग रील अली कि वहाँ पर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान, इंडिया में एहतजाज आप पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हैं, एंड देन वो आसिम मुनीर साहब और डाले की वो दिखाते हैं ये वाला आपका उठाया जाने का चाह रहा है, आपको उठा लें ऐसे करके। अच्छा आपका एहतजाज वगैरह का दिल तो नहीं कर रहा। सो पॉइंट है, वैसे एक बात है यार, स्मोकिंग करने वाले जो हैं इतने बड़े हमारे मुल्क के अंदाता हैं, मुल्क में सिगरेटों पे टैक्स लगता जा रहा है, कम से कम ये तो रिलीफ देते हैं अपने सिगरेट वाले। वो जो तस्वीर है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो AI इमेज है। अच्छा भी नहीं वो सिगरेट पीते, मुझे नहीं पता पीते हैं कि नहीं, मगर तो सिगरेट पीने वाले बंदे लगते हैं। खैर हमें पता नहीं सर इस बात में, लेकिन जितनी वो ट्रेडमिल करते हैं मेरे नहीं ख्याल सिगरेट पीते होंगे। क्यों, दोनों काम किए जा सकते हैं साथ साथ, बहुत मुश्किल काम। वो ऐड किस पे था स्मोकिंग वाला, वसीम पे कि इमरान पे? मैं सिगरेट नहीं पीता, वसीम पे। वसीम भाई आप तकते नहीं, आप तकते नहीं, सिगरेट नहीं आसिम मुनीर साहब आप तकते नहीं। अच्छा अब सर ये सिचुएशन है जो आप बात कह रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको इसकी ज़रा डेप्थ बता देता हूँ सर। व्हाट्सएप पे जो PTI के अकाउंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उधर ये बात हुई कि वी शुड रेज दिस इशू कि जिस तरह वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज किया है, वैसे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता या होना चाहिए। देयर वाज एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन, सो टू से।
अब वो मैंने जो है, मुझे थोड़ी सी तब थी इस बात पे, तो मैं कहा यार मतलब तुम लोग वो निकले हैं कॉज के लिए, आप निकलते खान के लिए, वो एजुकेशन का मामला है, वहाँ पे वो टेस्ट लीक होता है, वहाँ पर सारी करप्शन है, माफिया है पूरी की पूरी। आप निकलते हो एक बंदे के पीछे कि जी वो बहुत खूबसूरत है और शहबाज शरीफ अंकल खूबसूरत नहीं है तो इसको ले आए, बाकी सिस्टम जाए भाड़ में। यानी इमरान खान पाकिस्तान के नालायक तरीन वज़ीर आज़म में से एक था और वो कोई काम नहीं करता था, और वहाँ उसको सुबह दोपहर शाम गालियाँ निकालती थी। जिसको इस बात पे डाउट है वो कामरान शाहिद के जाके शोज़ देख ले, उसी में पता चल जाएगा। अब सर सो देयर इज़ अ डिफरेंस कॉज का, मतलब आप कॉज के लिए निकलो ना। क्या यहाँ पर एजुकेशन माफिया नहीं है? यहाँ पर पेपर लीक नहीं होते? बलूचिस्तान में सर इट्स अ होल बिजनेस, और अगर कोई उसके साथ करने की कोशिश करता है ना कुछ सही करने की, यू वोंट बिलीव, बट सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोर्ट जाते हैं और स्टे लेकर आते हैं उस बंदे के खिलाफ कि खबरदार इसने ये इकदाम किया। तो सर पाकिस्तान में मतलब आप कॉज पे तो निकलते नहीं हैं, आप पॉलिटिकल एक बंदे के पीछे निकलने की बात करते हैं। सो एनीवे ये सर सिनारियो है। सर राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी तो एक कॉज है ना, कि हमारा राइट है कि हमें रिप्रेजेंट किया जाए उस आदमी की तरफ से जिसको हम पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका हक नहीं बनता, से कुछ और निकला है। आपका हक नहीं बनता कि आप 18 जो इलेक्शन हुआ जो इमरान खान ने चोरी किया उस पर उससे माफी मंगवाएं। नहीं सर, वो कहते हैं कि 24 में कि वो नहीं, वो गलत कहते हैं ना। 18 में जो इमरान खान ने जो चोरी किया है फैज और बाजवा के साथ मिलकर इलेक्शन को, उस पे इनका हक नहीं बनता। ये अगर अपने आप को जेनजी समझते हो, ये समझते हैं कि वी हैव द राइट टू वोट, हमारा वोट का हक हमसे छीन ले, तो पहले उससे माफी मंगवाएं। तो उसने 18 में क्यों चोरी की इलेक्शन? वो कह रहे हैं वी हैव द राइट टू स्टील, you do not have the right to steal from us। ये बात तो बस फिर लोग नहीं इस चीज़ पे निकलेंगे, ये फिर काम पाकिस्तान में वो तो तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए दोबारा। मैं पीटीआई के जो हल्के फॉलो कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि लीमाबाजी पर चली गई हैं और वो बटग्राम गई हुई थी, वहाँ जाके भी वो मोबिलाइजेशन कर रही हैं और पता नहीं कहाँ मोबिलाइजेशन है, और यहाँ आप कह रहे हैं को निकल ले रहे हैं। उन्होंने दोबारा जी अली साहब बताएं, ठंडे मौसम आप निकलेंगे इस कॉज के लिए? आपके सामने ही है। बात यह है हसन साहब, वकास साहब, बात यह है, 3 चीज़ें हैं जो वकास ने बात की, उसको भी मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। असल में पहला सवाल, पाकिस्तान में ऐसा एहतजाज क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर एहतजाज यहाँ से शुरू हुई ना बात, अभी जो हो रहा है वो मैं उसके बाद बात करता हूँ कि अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ये एहतजाज इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने 1983 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी। 1983 लास्ट इलेक्शन है, 84 में पाबंदी लग गई थी, और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक रिच हिस्ट्री है। अयूब खान को निकालने वाले जो थे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे 1968-69 के। आपके वालिद साहब उसके ऊपर एक बाकायदा एक एनसाइक्लोपीडिया वो लीडर थे, वो उस ज़माने के जो शेख रशीद साहब थे, असल द रियल द ओरिजिनल वन, बिल्कुल उनके वो बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद, उनके वो जो है वो कैंपेन मैनेजर थे, बिल्कुल ऐसे। तो ज़ियाउल हक साहब जब हुकूमत में आए, उन्होंने पहली चीज़ ये सोची कि भाई ये इतनी एक रिच हिस्ट्री है, डीएसएफ बनी, एनएसएफ बनी, उसके अंदर सीपीआई के साथ उनके ताल्लुकात है डीएसएफ के। तो जब सीपीआई के ऊपर सीपीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर जब पाबंदी लगी तो साथ जो है वो डीएसएफ पर लग गई। फिर वो एनएसएफ सरकार ने खुद बनाई और उसके अंदर भी जो है वो डीएसएफ के लोग शामिल हो गए। अयूब खान को निकालने वाली वो पार्टी थी और भुट्टो साहब की कैबिनेट के मेंबर्स थे उस मूवमेंट से निकले हुए लोग जो हैं। लेकिन जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने पाबंदी लगाई 83 के अंदर। 2019 में एक 2017-16 से ये काम शुरू हुआ, 18 के अंदर एक अच्छा जो है वो गैदरिंग हुई, और फिर 19 में एक बड़ी गैदरिंग हुई नवंबर में लाहौर में, जब पहली दफ़ा लोगों ने कहा यार ये इतने भी बुरा हाल नहीं है, कुछ 4-1,000 बंदा 5,000 लाल लहराएगा, जब लाल लहराएगा। इमरान को निकालना था ना, साजिश की थी तुम लोगों ने। हाँ, तो वो खवातीन वो जो लाल लहरा रही थी, वो बरतानिया में जाके आराम से बैठी हुई एंजॉय कर रही हैं लाइफ को, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनका कोई काम नहीं है कि ये सियासत करें, ये तालीम हासिल क्यों नहीं करते, जिससे बहुत कोई यहाँ पर तालीम हासिल कर लेनी थी अगर ये काम ना करते। थैंक गॉड दे नॉट डूइंग ड्रग्स। लेकिन उनको आपने कहा कि जी ये इनके ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दो। आपने उनके ऊपर क्रैकडाउन्स किए, ठीक है। वहाँ पर मशाल खान साहब जो थे उनके शहीद, उनके वालिद साहब ने वहाँ पर तकरीर की थी, उनके ऊपर भी केस बना। हालांकि वो एक क्या बूढ़ा बाबा जो कि एक छोटी सी तकरीर करने के लिए ना ऑर्गेनाइजिंग का उसका कोई हिस्सा, अमार अली जान उस वक्त उनको लीड कर रहे थे या उनके लीडर जो ऑर्गेनाइजर्स में शामिल थे, उनके खिलाफ केस बना। लड़कों को केसेस का सामना करना पड़ा,
बहुत से लड़के थे। हसनैन जमील फरीदी हमारे साथ काम करता था। हसनैन की डिग्री कैंसिल हो गई जी पंजाब यूनिवर्सिटी से कि जी, हालांकि वो गोल्ड मेडलिस्ट था, टॉपर था। उन्होंने कहा जी ये डिग्री जो है ना वो क्योंकि ये फलाना धमाका किसी भी प्रीटेक्स्ट के ऊपर, जो कि बाद में उस वक्त गवर्नर साहब होते थे वो चौधरी सरवर साहब, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, आई लुक इनटू इट, और उन्होंने उसको बहाल करवाया। बट उनके साथ ये हुआ। बहुत सारी इन लड़की, वो जो अरूज औरंगज़ेब साहिबा हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगे। उसके बाद वो पाकिस्तान से चली गई हैं, पढ़ने के लिए वो गई हुई, और मतलब उस वक्त भी वो पढ़ने वाली बच्ची थी। ऐसे ही सब इस तरह कहते हैं। हैदर साहब जो हैं वो उस वक्त भी वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो नारे लगा रहे थे। वो बाद में वकील बने और वो हर वक्त जो है ना वो एहतजाज कर रहे होते हैं और वो पीटीआई के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलसल अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अमार भी उठा रहे हैं यार। अमार अली जान जो है वो टी टैप का मेंबर है, मिल गए में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मेंबर है। उसकी जो कमेटी है वो पंजाब का हेड है, अचकज़ई साहब वाली, उसका हेड जो है पंजाब में वो अमार अली जान है। सो देयरफॉर वो सारे के सारे पीटीआई के साथ है। और वो उस वक्त भी ये कह रहे थे, अमार अब क्यों नहीं सड़क पे आ रहा? अब तो जरूरत है पीटीआई को। नहीं तो वो सड़क पर आए थे ना, तो आपने क्या किया था उनको? क्या किया था आपने? केसेस नहीं बनाए थे फॉर 3 years, वो केसेस जारी रहे। आपने उनको जेल में भी डाला, आपने उनको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बुला के कमेटियों में उनके सामने जो है वो उनकी ज़रा मतलब उनको बेइज्जत भी करवाया। उस इस्लामाबाद के भी आप उनके फेरे लगवाते रहे, यहाँ पर भी आपने उनके ऊपर केसेस बनाए। इस वजह से पाकिस्तान में लोग सड़कों पर नहीं निकलते, ठीक है। तो पीटीआई को पहली बात तो ये। दूसरी बात, और इंडिया के अंदर इसका सबसे बड़ा मिसाल कि जो इस वक्त जो वो खातून है, क्या नाम है उनका, मुझे नाम भूल रहा है, जो लीड कर रही थी, जिन्होंने सबसे पहले एहतजाज शुरू किया, उनका सीपीआई माओइस्ट से ताल्लुक है, ठीक है। आज सुबह अरसलान खान जो वो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट भी किया, उन्होंने सारी बताई है कि क्या उनकी क्या अपनी हिस्ट्री है। दूसरी बात यह है जनाब कि ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ पर इंडिया के अंदर तो बड़ी आज़ादियाँ हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर है 153, जबकि भारत का नंबर है 157, ठीक है। वहाँ पर भी कुछ बांदर किले जो है ना वो सुशांत सरीन टाइप के जो डंगर, वो पहले पाकिस्तान आते होते थे, बड़े यहाँ पर जो है ना उनके बड़े अच्छे दोस्तियाँ होती थी सारों के साथ। अभी वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो 24 घंटे जहर उगल के, क्योंकि पैसे ही उसका, अगर कोई कि चलो हमारी वजह से अगर किसी के बच्चे रोटी खा लेते तो अच्छी बात है, लेकिन वो साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि अब हमारा पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तानियों का क्या काम है कि वो बात करें तुम्हारे मुल्क में तो ये होता है, फलाना होता है, धमाका होता है। एक्चुअली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो वहाँ पर ज़्यादा ख़राब है। अरुंधति रॉय ने जिस तरह इसके ऊपर 2008-9 से लिखना शुरू किया था, उन्होंने उस वक्त लिखा था जिस वक्त मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे कोऑप्ट हो रहे हैं। ये रिलायंस एक टाइम में 45 चैनल्स ख़रीद रहा है, मुख्तलिफ ज़बानों के चैनल्स हैं, लोकल लैंग्वेजेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, हिंदी लैंग्वेज के हैं, उनको जिस तरह से ये ख़रीद रहा है। और ये एक रिलायंस नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं इंडिया के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो कोऑप्टेड हैं। जो कुछ सोशल मीडिया के बगैर ये मुमकिन नहीं था, सोशल मीडिया ने उनको रिस्पॉन्ड किया है, तो अब वो सोशल मीडिया को वेपनाइज कर रहे हैं अगेंस्ट दी स्टूडेंट्स, उनकी वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं और उनके घरों में जा के छापे मार रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है वो मैं ये भी बताता चलूँ कि एक ज़माने में हमने भी वो कोर्सिव टैक्टिक्स के तौर पर ना इंडिया से ये सीखने की कोशिश की थी। तो फवाद चौधरी साहब ने ये भी किया था, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे उस टाइम पे, कि उन्होंने कहा था कि फ़ेसबुक और यूट्यूब वगैरह जो है वो पाकिस्तान में अपने ऑफिस खोलें, और उनकी एक फ़ीस थी जिसकी वजह, जो कि नहीं खोले गए थे, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि फिर आप भी हमारे ऊपर, असल में अभी तो आप हमें, उससे पहले ही वो गफूर साहब ने जो है वो आके काम शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट्स रिसीव हुई हैं उनको ग्रुप्स को बंद करवाने की, फेसबुक पेजेस को बंद करवाने की, अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने की, वो पाकिस्तान से रिसीव हुई हैं। 103 मेजर ग्रुप्स थे, मेजर प्रोफाइल्स थी जिनको उन्होंने बंद किया था, जिनकी लाखों में फॉलोइंग थी। वो सारे के सारे जो एंटी पीटीआई, वो कहते हैं ना लोग, ये बयानिया नहीं बन रहा, इस वजह से नहीं बनता कि उनके सारे जो मुखालफीन थे उनके आपने वो प्लेटफॉर्म्स जो है वो बंद कर दिए थे। सो ये सब कुछ करने के बाद अगर आप ये कहें कि हमें पाकिस्तान में बोलने की इजाज़त क्यों नहीं है, क्योंकि वो पंजाबी ड्रामा में नहीं कहता कि मैंने चक्कर आ रहे हैं, जेडे लोगों ने दिते हुए वो वापस आ रहे हैं। नहीं तो सवाल ये कि चले आप, आपका तीसरा पॉइंट भी था कि बस हो गया, ये 3 थे। अच्छा, पॉइंट ये कि पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी तो है, नहीं बोलने के बाद आपकी आज़ादी की कोई गारंटी नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बोलने की आज़ादी भी बहुत कम है, और पाकिस्तान के अंदर बोलने के बाद असेंबली की इजाज़त तो ना होने के बराबर है। हाउएवर इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है वो एग्जैक्टली वैसे ही है। असेंबली बहुत बड़ी हो गई क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट देन द काइंड ऑफ क्रैकडाउन, और वहाँ पर भी जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं, छोटी सी बात,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस होती है वो बेशक ब्रुटैलिटी का सहारा लेती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीडिया ने बहुत पहले पिछले 10-12 साल 15 साल के अंदर इसके ऊपर बात की है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा ख्याल भी किया जाता है कि पब्लिकली डंडे मारते हुए जो है ना वो वीडियोस कम से कम वो भी नए इंडिया के अंदर पुलिस लड़कियां कह रही हैं कि उसने मुझे ये कहा है कि अगर तू यहाँ से चली जा वरना तुझे थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे। ये डायरेक्ट फायरिंग की वीडियो देख सकते हैं, डायरेक्ट फायरिंग की है और वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पैलेट गन्स चलाई हैं कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं। मैं आने लगा था, राणा साहब जरा कुछ बात कर। कुछ भी नहीं सर, बस इतनी सी बात है कि ये देखें ये चीज़ें मोदी के लिए वो आ रहे हैं, जो वो अभी जीत साहब है ना जो उसके फाउंडर हैं, उन्होंने जीतने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कहा था कि ये पहली विकेट है, हम रुकेंगे नहीं, वो we're not coming but you know he meant this is the first wicket, we won't stop। तो वो अगली बारी मोदी की, और मोदी knows that, उसने बलि चढ़ाई है और उसने क्रैकडाउन करके इनको वो थोड़ा सा वो करना है, ठंडा करना है। अच्छा, अब मोदी ने पता नहीं ठंडा करना है कि नहीं करना, 2-4 बातें हैं। मैं ये ज़रा कर रहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी है या नहीं है, इसके बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता हूँ। इंडिया के अंदर ये अभी तो एजुकेशन के ऊपर है ना कि पेपर चोरी हो गए। इसी इंडिया के अंदर मुसलमानों के घरों को गिराया गया, हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की ज़िंदगियाँ वो गाड़ियों से उतार के मारते हैं। वो हिंदू मॉब्स जो हैं वो सड़कों पर डंडे लेके फिरते हैं। तब तो कोई जैन जी नहीं जागी, किसी को ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस अपने मुल्क में होती नज़र नहीं आई। इसका मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक रीजंस या स्पेसिफिक वो कुछ होते हैं पॉइंट्स ना जो आपको अफेक्ट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एग्जांपल देना चाह रहा था कि पाकिस्तान में रियासत का बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड लो हो चुका हुआ है पिछले 10-15 साल में, कि आप ये भी कह दें तो रियासत अपने पे टैक्स समझ लेती है, वो भी कह दें तो समझ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप टची टॉपिक्स को ना करें, आप किसी CDF के ख़िलाफ़ जाके मुजाहरे ना करना शुरू करें, तो बहुत सारे लोग मुजाहरे करते हैं और गुजारा होता है। टीचर्स जो होते हैं वो अपनी तनख्वाहें पूरी करने के लिए कर रहे होते हैं। पिछले दिनों में मैंने देखा था कहीं पे बैठे हुए पंप वालों ने अभी हड़ताल का किया हुआ था, वज़ीर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे तो ऐसा होता रहता है। ये मुझे इंडियन उससे है कि बड़ी हम पाकिस्तान में बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ को बहुत पसंद, और वो मेरा ख्याल है PTI वालों को गुस्सा भी ज़्यादा इस बात पे है कि सारे उनकी तारीफ़ें शुरू हुए हैं कि वाह यार क्या बात है, ऐसी होती है जैन जी और ऐसी होती है और वैसी होती है। वो कह रहे हैं हम भी जैन जी थे, हमने भी नवंबर के अंदर जाके इस्लामाबाद में लाशें उठाई हैं, आपने हमारी बात तो की नहीं, हमें आप बुरा भला कहते रहे, उनकी आप तारीफ़ें करते रहे। तो मैं ज़रा उनके लिए बताना चाहता हूँ, PTI वालों का साथ देते हुए बताना चाहता हूँ कि एवं ड्रामा बॉयज़, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई जनजीज़ नहीं आ रही। जब तक आप अपनी रियासत या अपनी सोसाइटी के अंदर होने वाली तमाम जो बुराइयाँ होती हैं उनके बारे में सेम रवैया नहीं रखते ना, आप पिक एंड चूज़ करते हैं। मुसलमान 20-30% हैं इंडिया के, उनकी जो ज़िंदगियाँ जीवन की गई इन सब लोगों के सामने की गई, इन सब लोगों के दोस्तों में फ्रेंड सर्कल्स में भी मुसलमान होंगे जो रोज़ ये इन मसाइल से गुजरते होंगे। किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की, पर्चे चोरी हो गए तो उस पर हो गया। और उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न भी है कि इंडिया के अंदर अभी तक ये वो रखा है, वो मिथ एग्जिस्ट करता है कि आप पेपर्स में अच्छा कर लें तो आप अपने आप को पावर्टी से निकाल कर अफसरी तक लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में हम उस मिथ को शैटर कर चुके हैं, हमें पता है कि कुछ नहीं होता यहाँ पे, पढ़ लो लिखो जो मर्जी करो, इंडिया में एग्जिस्ट करता है। देखिए वो जो नंबर बात यह है कि जितने ज्यादा पेपर्स लीक हुए हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ रान साहब ने बताया, दुनिया में कहीं नहीं होता। रान साहब ने बताया कि सिंध में, मुझे रान साहब ने बलोचिस्तान का, मुझे खुद याद है कि सिंध के अंदर जब मैंने नया मास्टर्स करके बाहर से आया तो मुझे किसी ने कहा तू लॉयर बन जा। मैंने कहा यार अब कौन 3 साल पढ़ाई करे, तो उसने कहा यार बात यह है कि तेरा मैं बंदोबस्त करा देता हूँ सिंध में, पेपर देने तूने जाया करना, तू चला जाया करी ना जाए वो भी तेरी मर्जी है, तू वहाँ से LLB कर लेगा। और बहुत सारे जज, बट मैं LLB वालों को नहीं कह रहा, वो आजकल वैसे भी उनके काले कोट और वेटरों के ऊपर हमारे पास जज था भाई, आपको मैंने भेजा लिंक, DW ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कल के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन आपने देखनी जरूर है, वो अवाम ने नहीं देखनी, फजूल है वो, आप जरूर देखिएगा। सर मैंने देखी है वो जो पुराने वो ले गए हमें 2000 सर, उसके अंदर उन्होंने बड़ी कमाल बात देने के लिए तैयार हूँ कि ये स्क्रिप्ट जो है वो 2003-4 का लिखा। अल्लाह की कसम अली 2003-4 में लगे, सारी बात मैंने देखनी शुरू की, बात सुने, मैंने पढ़ा हुआ है पहले, मैंने उसका एक सिनॉप्सिस पढ़ा है, उसमें एक लाइन है जो मुझे समझ नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो इलीगली एक्वायर किए हैं। बिल्कुल कहा है, क्या मतलब लीगली क्या होता है? मैंने पूछा कि इसका फॉर्म का मिलता है, लीगली कहां से मिलता है? अमेरिका से खत्म करें, हां चलें खत्म करते हैं। लीगल हमने किया है नहीं किया, हम हैं न्यूक्लियर वाले, वो दुनिया के 100 तो 189 हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनके भी हमारे पास बड़े बड़े वो हैं मिसाइल जो हैं, अब तकरीबन हम 10,000 किलोमीटर तक की मार भी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ जो है ना बात करते हुए लीगल की हमें कहानी सुनाया करें, हमारे पास चीज़ें हैं, हम चला शुरू देंगे। और हमारे पास कोई इतनी प्रोडक्शन भी नहीं है कि हमें जो है ना जर्मनी को कुछ हम बहुत एक्सपोर्ट करते हो तो हमें डर लगे जर्मनी से। हाँ यस, खैर अली ने कह दी, मुझे बहुत डर लगता है सबसे, मैंने वीज़ा कभी एक बार लेना होता है कल तक के लिए मुझे तुझे DW की स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। DW अभी लेके गया हुआ साफियों को पूरा जर्मनी घुमाने के लिए, यूरोप घूम रहे हैं लोग DW की स्कॉलरशिप पे, तो उनके खिलाफ बातें राना साहब कल प्रोग्राम करा देंगे सारे को लोग।
हफ्ते काम में मुक जाएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम हमारा आप देख सकते हैं 11 बजे ट्यूसडे को, और वेंसडे को भी 11 बजे। आपने वैसे हमें बताना है सुबह, हाँ आपने हमें बताना है नीचे कमेंट्स में कि आप चाहते हैं कि हम अली से दरखास्त करें, क्योंकि असल में ना अन्नदाता अली है इस चैनल का। हम तो गरीब बेचारे काम करने के लिए भाई, ये जो अन्नदाता वाली बात है ना, उसकी वजह से लोग जो है ना वो मुझे ट्वीटें कर करके कहते हैं कि तुमने ये थंबनेल लगाया था, इस वजह से फलाने बंदे को नोटिस आया है। ना किया करें इस तरह की बातें। हसन इफ्तिखार को, वकास इब्राहिम साहब को, रही वासी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।